2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम इंडिया की आवाज़ में आपका स्वागत है। हम फिरोजाबाद पहुंच चुके हैं और फिरोजाबाद की जनता से जानेंगे 2019 में किन मुद्दों के साथ वो अपना नेता चुनेंगे। इस लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 2019 में ये सीट बेहद दिलचस्प मुकाबले में होगी, क्योंकि शिवपाल यादव अब अपनी नई पार्टी बनाकर खुद मैदान में है और लगातार इस इलाके में तूफानी दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिछली बार लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मोदी लहर में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी के प्रत्याशियों को हराकर। इस सीट पर 2014 के मुताबिक 16 लाख के आसपास वोटर हैं और यहां पर जाट और मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। तो फिरोजाबाद की जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं किस तरीके का मूड है 2019 के चुनाव को लेकर। और राजनीतिक बड़े घराने में शिवपाल यादव के अलग होने के बाद अब फिरोजाबाद की जनता क्या सोचती है, वो शिवपाल के साथ होगी या मुलायम सिंह के साथ होगी, अखिलेश यादव के साथ होगी, महागठबंधन का फैक्टर क्या होगा, तमाम मुद्दों पर अब हम फिरोजाबाद के अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। स्वतंत्र टीवी के खास कार्यक्रम इंडिया की आवाज़ में हम फिरोजाबाद में मौजूद हैं और यहाँ जनप्रतिनिधि जो नेता हैं तमाम पार्टियों के वो हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2014 में मोदी लहर के दौरान समाजवादी पार्टी का कब्जा इस सीट पर है। अक्षय यादव यहाँ से सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की अगर बात की जाए, शिवपाल यादव जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी से अलग हुए हैं, अब किस तरीके की रणनीति है, तमाम पहलू यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मोदी का रंग कितना है, समाजवादी पार्टी के ही नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए अब 2019 में किस रणनीति के तहत आप चुनाव में जाएंगे? चुनाव में विकास के साथ जाएंगे। 2012 की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने जो विकास किया उस विकास को लेकर जाएंगे। चाचा शिवपाल कितनी अड़चन रहेंगे? कौन चाचा शिवपाल? आई डोंट नो, हम लोग नहीं जानते। हम समाजवादी हैं, हम समाजवाद में जो रहता है उसको जानते हैं। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो भी अपना बहुत सारी नई पार्टियां आई, कल्याण सिंह की भी आई थी, अमर सिंह की भी आई थी, पता नहीं नई पार्टियां कहाँ चली जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। चुनाव बाद देखेंगे। आपका क्या मानना है 2019 के चुनाव को लेकर? 2019 का जो चुनाव है वो क्षेत्रीय मुद्दों पे बहुत ज़्यादा रहेगा। पिछली जो सांसद हैं उन्होंने क्या कराया है और जो केंद्र में सरकार है उसने यहाँ पे क्या कराया है, यहाँ की क्या जो ज़रूरत थी उनको कैसे पूरा किया है। क्योंकि फिरोजाबाद की बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ की जो लेबर है 70 से 75% यहाँ लेबर क्लास है। उसके लिए अभी तक सेंट्रल ने भी कोई काम ऐसा नहीं किया कि उनके लिए नई कोई लेबर कॉलोनीज़ बनाई हो। यहाँ पर ग्लास एक्सपो मार्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो भी केंद्र सरकार से ही होना है और मौजूदा जो गवर्नमेंट है ना वहाँ की, उसको काम करना चाहिए। यहाँ की जो जनता के प्रमुख मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को जो भी जनप्रतिनिधि सुलझाया होगा, यहाँ की जो पब्लिक है उसके साथ होगी। अब बताइए, आप उद्योग से जुड़े हैं, जिस तरीके की इन्होंने समस्या रखी है कि जो लेबर है उसके लिए काम नहीं किया गया है, जो उद्योग है उसका बढ़ावा नहीं हो पाया है, तो क्या होना चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर उद्योगों में और व्यापारों में भी बढ़ावा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी योजनाएं आई हैं जिनसे व्यापारियों को लाभ मिला है और आगामी समय में भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से व्यापारियों के संदर्भ में बहुत सी ऐसी योजनाएं आएंगी जिनसे व्यापारियों को लाभ मिले। जीएसटी आई, नोटबंदी आई, लेकिन व्यापारियों के व्यापार पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कहीं कोई इफेक्ट नहीं है। चूड़ियों का बड़ा उद्योग यहाँ पर माना जाता है, क्या हालात हैं उसकी अगर बात की जाए तो? चूड़ियों के उद्योग में लगातार वृद्धि हुई है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जो सरकार ने 5 साल का जो कार्यक्रम रहा है हमारा, वो जो है लगातार मजदूरों के लिए, जैसे आयुष्मान योजना जो आज हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे हर वर्ग का आदमी प्रभावित हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा हमारे लाखों लोग आज लाभान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के द्वारा किया जा रहा देश के अंदर जो काम है बहुत ही सराहनीय है और भारतीय जनता पार्टी की जो है निश्चित सांसद इस बार फिरोजाबाद से चुनने की पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है? मैं ये बताता हूँ कि केंद्र में जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, ये विकास के नाम पे वोट मांगने जा रही है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। आप एक बात समझिए, जीएसटी लागू की, उद्योग धंधे सारे चौपट हो गए। जो एक्सपोर्ट था वो आज जो है 40% डाउन होकर 60% पर रह गया है। देश की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बिगड़ रही है। कुछ आयुष्मान योजना चलाई गई है, फिरोजाबाद में 5 लाख श्रमिक है, 5 लाख में 50 श्रमिकों के भी आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। बीजेपी वालों ने अपने दलालों के और एजेंटों के कार्ड बनवाए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। फिरोजाबाद के अंदर ऐसे भी आयुष्मान कार्ड बने हैं जो कि शहर के माने हुए उद्योगपति हैं, उनका भी आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जबकि श्रमिकों को और गरीबों को नहीं बनाए गए।
मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी आयुष्मान योजना की जांच कराई जाए और जो भी ऐसे कार्ड बनाए गए हैं फर्जी वाले करे गए हैं उनके जो है निलंबित किया जाए। इसके साथ ही मैं कहता हूँ कि राफेल विमान है, राफेल विमान के कागज 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हो गए और आज कहते हैं कि वो कागज मिल गए। ये क्या तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर, इस देश की जनता के साथ, देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बताइए, प्रियंका गांधी जब से पार्टी में आई हैं तब से किस तरीके का असर आपको दिख रहा है? खासतौर पर फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो क्या लहर है? प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस को एक नई विचारधारा मिली है, नया नेतृत्व मिला है और आगामी चुनाव में प्रियंका गांधी का असर आपको देखने को मिलेगा। कार्यकर्ता जोश से भरपूर हैं और ये आपको आगामी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। घोटाला बता रहे हैं ये आयुष्मान योजना में जो घोटाला हुआ है, आप स्थानीय नेता हैं यहाँ के, किस तरीके का घोटाला है? आयुष्मान योजना में किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की है तो फिरोजाबाद शहर में सबसे ज़्यादा अगर केंद्र सरकार की योजना और यूपी सरकार की जितनी भी योजना का नाम मिला, पूरे आवास योजना यहाँ पर मिली। अंशुमान योजना के तहत यहाँ पर गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद का नंबर है। और हमारे विपक्षी लोग कह रहे हैं इनके खुद गठबंधन के प्रत्याशी ने आज तक सांसद जी ने कोई कार्य नहीं किया और पूरे देश में अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्य किया, सबका साथ सबके साथ विकास को लेकर कार्य किया है। इसी के तहत अब वे दोबारा से इस दोबारा से भारतीय जनता पार्टी अपना परचम ले पाएगी। और आज समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उनमें आपसी में फूट पड़ गया, उनकी पार्टी में 2 फाड़ हो गए और परिवारवाद को लेकर उन्होंने पूरे प्रत्याशी दिया। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की ये बात कर रहे हैं कि फूट पड़ी है, आपस में फूट पड़ी हुई है परिवार के अंदर। देखो भैया, पहले तो ये है जो नेताजी बैठे हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले समाजवादी पार्टी में आए, तो दल बदलते रहते हैं। अभी इनको माहौल मालूम पड़ गया, इसलिए बीजेपी में अभी थोड़ी देर चलेंगे, फिर उसके बाद कहोगे आपको भी पता, मुझे भी पता है ना। और दूसरी बात ये कह रहे हमारे सांसद जी ने कोई काम नहीं किया, कसम कब्बा इनसे, वही पानी हाथ में उठा के कि पानी जो वो वाला पी के आए हैं नहीं। 100 सैया का हॉस्पिटल, नगर निगम, मेडिकल कॉलेज, ये कौन लाया था? ये आसमान से टपका था या इनने भिजवाया था? तो हमारा काम नहीं बता रहे ना, अब और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, आप बताइए, महिला सुरक्षा को लेकर जो प्रदेश सरकार है, तमाम तरीके की आदेश दिए गए थे, तमाम तरीके के निर्देश थे, कितनी महिला सुरक्षा है यहाँ पर? इसमें महिला तो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जो अपना नारा लगाया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी पढ़ ही रही है ना ही बेटियां बची रही है। ये आप सरेआम देख रहे हो कि जैसे बीटीसी में 2 साल का बीटीसी करती है लड़की, उसको जो 40,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, 1 साल में जब रजिस्ट्रेशन में दूसरी फीस वापस आनी चाहिए वो भी लड़कियों को नहीं मिल रही। तो स्टडी तो पूरी हो ही नहीं रही है। रही बात महिलाओं की, 33% आरक्षण को लेकर मेरी मांग है और महिलाओं की भी मांग है। 33% आरक्षण सरकार क्यों पास नहीं कर रही है? बिल तो पास करना चाहिए ना। और रही बात फिरोजाबाद की, महिलाएं जो कारखानों में काम करती हैं, आज तक इतने सांसद आए लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं। कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें महिलाएं केवल काम करें, पुरुष ना करें। और वही 9 घंटे महिलाएं काम करती हैं, 9 घंटे ही पुरुष करते हैं, लेकिन उनको हाफ पेमेंट दिया जाता, उनको फुल। ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों महिला और पुरुष में? जबकि कहते हैं महिला बराबर की हकदार है। कहीं और आयुष्मान की बात कर रहे हैं ना, मेरे साथ चलिए मैं दिखाती हूँ। जो अच्छे खासे सरकारी जॉब कर रहे हैं उनको ये योजना मिली है और जो दर दर भटक रहे हैं ना, वो धबरई में तहसील में भटकते ही रह जाएंगे। उनका योजनाएं हैं केवल बयानबाजी में ही आती हैं, इस तरीके का आरोप है लोगों का, आपका क्या कहना है? योजनाएं लगातार बयानबाजी में ही आती हैं। नरेंद्र मोदी जी का विकास बिल्कुल शून्य है। वो सिर्फ हवाई बातें करते हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारी भारतीय फौज के पीछे जाके छुप गए हैं और अपनी नाकामी, उनकी जितनी भी योजना आती हैं उनके कथाकथित कुछ पूंजीपतियाँ हैं, उनको सीधे लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। ना ही व्यापारियों का कोई लाभ कर पा रहे हैं, ना ही श्रमिकों का कोई लाभ कर पा रहे हैं। आप बताइए, गठबंधन को बताने के तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं। जब किसी गांव में कोई चोरी होती है और जब पता लगता है कि चौकीदार चोर है ना, तो गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर उस चोर को पकड़ते हैं। तो ये वही गठबंधन है। जब गांव के सारे लोग, देश के सारे लोग इकट्ठे होकर, जब उन्हें पता लगा देश में चोरी हो रही है, तरह तरह की बातें आ रही हैं, तो पता लगा कि चौकीदार ही चोर है, तो हम लोग इकट्ठे हुए, हमने महागठबंधन बनाया। अब गठबंधन बनाया, महागठबंधन बनाया, जब महागठबंधन की हवा देख रहे हैं तो बातें पलट रहे हैं। कभी ओबीसी को सामने लाएंगे, कभी किसी और को लाएंगे, बी टीम को भी ले आए, शायद सी भी आएगी, है ना। दिक्कतें इन्हें हो रही हैं। हम तैयार हैं, जहाँ चाहें वहाँ युद्ध करें। जनता देश की सिपाही और देश के सीमा में जो लड़ रहे हैं उनके साथ है, हम लोग सब साथ हैं। पर उसको राजनीति से न जोड़ें, उसको राजनीति से न जोड़ें। जो उनके पीछे खड़े होकर ये ड्रामा करते हैं, सिपाही जो देश के वीर शहीद हैं उनकी फोटो लगाकर, किसी के मंच पर फोटो नहीं होने चाहिए। सिपाही हमारे भी हैं, इनकी कोई और बीजेपी के पास ऐसी कौन सी मशीन है
जिसमें जाने के बाद देशद्रोही विपक्ष को सबूत मांगने का अधिकार है। विपक्ष को सबूत मांगने का अधिकार है। अगर आप सरकार में बैठे हो तो अगर चोरी नहीं की हो सबूत दो ना। अगर विपक्ष को सबूत मांगने का अधिकार है, हम विपक्ष में हैं, हम सबूत मांगेंगे। जब आप विपक्ष में आप सबूत मांगते थे, हमें अधिकार है सबूत मांगने का। अब बताइए सबूत। और सुनिए भैया, और ऐसी कौन सी मशीन है जो इनके साथ है वो देशभक्त है, और जो किसी और दल के साथ चला वो देशद्रोही? क्या गंगा जल की मशीन है? बताइए, अब बताइए। ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। और आज देश की सुरक्षा की बात हो, पहले के प्रधानमंत्री का इतिहास उठा लीजिए और इस बार के प्रधानमंत्री का इतिहास। देश को अगर सुरक्षा की बात हो तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जो मुमकिन को भी मुमकिन करने के लिए। और पूरे देश की आज नरेंद्र मोदी पर नाज है और नरेंद्र मोदी के पूरे साथ देश खड़ा हुआ है। और ये ठगबंधन हवा में उड़ जाएंगे। इनने तो अभी तक हमेशा ठग ही किया है। भैया 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 जैसे बीजेपी वाले गठबंधन की कह रहे हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि एनडीए में भी 23-24 पार्टियों के साथ इन लोगों का गठबंधन है। ये गठबंधन के खिलाफ नहीं हो सकते, ये स्वयं में गठबंधन किए बैठे हैं। दूसरी बात, जनता हमारे टैक्स से बनती है और जनता को सरकार से सवाल पूछने का हक है और जिम्मेदारी बनती है इनकी जवाब देने की कि ये अपना जवाब दें। और नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति महा झूठा है, क्योंकि नोटबंदी के टाइम पर सरेआम उसने कहा था कि 50 दिन बाद बहनों भाइयों मुझे चौराहे पर फांसी चढ़ा देना। तो कैसे मान लें कि इन लोगों ने बमबारी की है, कौन से खेतों में बम गिराया है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और गद्दार बताने वाले जो सवाल पूछेगा वो आज गद्दार होगा। इनकी मानसिकता गंदी है, ये अंधे हैं। परिवार खानदान अंग्रेजों के शासन में गद्दार रहा। उन्होंने दलाली करी, वहाँ की चंद्रशेखर आजाद को मरवाया, महारानी झांसी को मरवाया और जो है महात्मा गांधी को मरवाया। वो आज कांग्रेस के ऊपर देशद्रोही का आरोप लगा। जिनका इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है, आज में देशभक्ति का सर्टिफिकेट। देखो, देशभक्ति की बात की जाए तो चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार देश का प्रधान सेवक है। देश का प्रधान ये फिरोजाबाद की जनता की आवाज है। ये लोग साफ तौर पर एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं, एक दूसरे की पार्टियों पर तनाकसी कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ व्यापार है, उस व्यापार को लेकर व्यापारियों से बात करेंगे, कारोबार में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कारोबार की स्थिति क्या है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। यंग इंडिया की आवाज, खबरों का पूरा सच। मैं हूं अंशिका पाठक और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बेबाक, निष्पक्ष, सटीक, मेरी रे खबरों के यही है मायने। मैं हूं आपके साथ दीपाली शुक्ला। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। 3 दशक का अनुभव, विश्वास और सटीक विश्लेषण, जिन्हें पत्रकारिता की फिक्र है, जिनका नजरिया ही एक खबर है, सियासत का हर सच। वासिंद्र मिश्र। हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी हैं। सर, आज से आपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, आपके सामने अक्षय यादव है। देखिए, आज से मैंने जनसंपर्क गांव-गांव जा कर के और
लगभग 24 गांव जाना है और जा रहे हैं, गांव में संपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के और चुनाव चाबी, और जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है और यहाँ से बड़ी जीत होनी है। सर, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की आपकी बात चल रही थी, इस तरीके की चर्चा थी पहले? देखिए, मेरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। सेकुलर पार्टियां जितने भी हैं मैंने सबसे प्रयास किया है। कांग्रेस से भी अभी भी मेरा प्रयास है कि अगर मुझे अलायंस में शामिल करेंगे तो मैं ज़रूर करेंगे, और अगर नहीं भी करते हैं तो फिर तो मुझे सभी सीटों पर, एक सीट छोड़ करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। दूसरी तरफ अक्षय यादव भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो चुनौती कितनी बड़ी मान रहे हैं आप फिरोजाबाद में? तो ये तो अब देख लो जा कर के, यहाँ हम तो गांव-गांव जा रहे हैं। मैंने कहा कि भारी समर्थन मिल रहा है, हमारी बड़ी जीत होगी। हमारे साथ शिवपाल यादव जी थे, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया और फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी बना चुके हैं। गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। चूड़ी बनाने वाले, उद्योग चलाने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो इन कारखानों में काम करने वाले लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले 5 सालों में उद्योग पर कितना फ़र्क पड़ा, कितना फ़र्क पड़ा उद्योग पर आपके पिछले 5 सालों में? बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। GST से, नोटबंदी से पेमेंट नहीं दे पाते लेबर के। 70-80 हज़ार रुपया पर डे चाहिए होता है देने के लिए। बाज़ार से रिटर्न नहीं आ रहा पैसा, माल सारा उधार जाता है और सरकार की योजना है, हमारी लेबर को कुछ नहीं मिल रही। तो सरकार तो दावा कर रही है GST से फ़ायदा हुआ है, और उद्योग बंद हुए हैं क्या पहले से? क्या अपने पर्सनल लोगों को फ़ायदा हुआ हो, लेबर को या हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। और ये बताइए, जो उद्योग था यहाँ पे पहले जिस तरीके से चलता था, अब उसमें कमी आई है कुछ? किस तरीके की कमी आई? ज़्यादा कमी आई है। जब से नोटबंदी हुई है धंधे करीब करीब चौपट हो गए हैं, और जो बचे कुचे रह गए थे तो वो GST ने बर्बाद कर दिया बिल्कुल ही। अब जो है केवल नाम मात्र को ये घिसी पिटी जो फैक्ट्री हैं चलानी पड़ रही है मजबूरी। बंद कर देंगे तो वे क्या खाएंगे, क्या कहाँ से लाएंगे, क्या और भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए चलानी पड़ रही है। कितना बड़ा वर्ग होगा जो जुड़ा होगा इस कारोबार से, रोजी रोटी चलती होगी जिसकी? इससे करीब करीब 3 लाख 3.5 लाख आदमी जुड़ा हुआ है और सबकी हालत बेइंतहा बुरी है। और जो मालिक लोग हैं वो तो बेइंतहा परेशान हैं। कोई फैक्ट्री इस समय प्रॉफिट में या 2 पैसे कमाने के लिए दुनिया निकलती है, व्यापार करती है, कारोबार करती है अपना, लेकिन कोई समय फ़ायदा नहीं। सरकार तो दावे कर रही है रोजगार को बढ़ावा दिया है, उद्योग को बढ़ावा दिया है। उद्योगों को दिया हुआ, हमारे उद्योग में फिरोजाबाद की इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर को मिला होगा, चूड़ी को कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा। अब चुनाव आ रहा है 2019 का, तमाम नेता आएंगे, फिरोजाबाद की क्या स्थिति है? फिरोजाबाद में साहब ये जो इनका जो गठबंधन है यही अच्छा दिख रहा है। आप लोग किस आधार पर वोट देंगे उद्योग को बढ़ाने के लिए, कि मतलब क्या आधार रहेंगे आपके? जो लोग मतलब उद्योग को प्रोत्साहन देंगे, उद्योग को मतलब बढ़ावा देंगे, उद्योग किसी तरह इंडस्ट्री डेवलप हो, उन लोगों को हम लोग प्रीफर करेंगे। जो भी अच्छा होगा उसे वोट देंगे। फिर हमारे साथ कुछ मजदूर वर्ग के लोग भी हैं जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए, पिछले 5 साल की जो सरकार रही उसमें आपके काम पर कितना फ़र्क पड़ा? उससे बहुत फ़र्क पड़ा काम पे। बेरोजगार मजदूर नरे हो गए हैं, नोटबंदी में इतने परेशान हो गए बेइंतहा, और ये कारोबार बिल्कुल ठप्प पड़े हुए हैं। जगह जगह बिजली की चेकिंग है, हर जगह ट्रांसपोर्ट पे गाड़ियों की गाड़ी पकड़ जा रही हैं, कागज है, सब कुछ है, तो अभी वो अपना पैसा ले रही है। इस सरकार में पुलिस का फ़ायदा हुआ है। एक व्यक्ति पकड़ जाता है तो उसके 1000-2000 लगते हैं। किसी ने पिन मार दी कि बहुत मोटी मुर्गी है, 50,000 1 लाख, इससे कम में बात नहीं होती है। सरकार ने कई योजना भी लाई है, आयुष्मान योजना है, तमाम मजदूरों की हित की बात कर रही है कि आप लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा 5 लाख तक का। उसमें कोई योजना नहीं मिली। 2-4 की योजना हो गई है मंजूर, उनको मिल गए हैं, बाकी का सबको ऐसी दिलासा दे दिया है कि आ रहे हैं। जो बीच में उनके कर्मचारी हैं उनसे वो रिश्वत खा रहे हैं, आधे खाते हैं आधे देते हैं, और तो खाने करने तो कोई फ़ायदा नहीं है। 10% मिले हैं, 90% हो गए ऐसे काम बेकार डले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आप गए थे आयुष्मान योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, क्या हुआ वहाँ पर? हम गए, हमने बोला भी हमें भी 2.5 लाख रुपये हमें भी मंजूर कराओ। तो ये बोले जो लोग, इसका नाम क्या है, खाने वाले, पहले हमें रिश्वत दो, हम जब तुम्हें कराएंगे। जब हमारे साथ की एक मोहल्ले में हुई, उनकी एक किस्त आई 50,000 रुपये की, उन्होंने किस्त लगा दी 50,000 की, अभी तक कोई किस्त ही नहीं आ रही। अब वो बेचारे घर के भी नहीं रहे, हो गए,
अब सड़कों में सो रहे हैं, वो कहाँ सोए, कहाँ बैठे हैं बेचारे। वो नई आबादी में देखो कितनी कितनी परेशानी है, नई आबादी में बहुत ज़्यादा बहुत परेशानी है। और नोटबंदी में तो बेचारा गरीब बहुत ज़्यादा मर गया। माँ बहनें बेचारी कुचली गई, हमारी सबकी माँ बहनें बड़े बूढ़े कुचले गए जी नोटबंदी में। हमें इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। आप बताओ कितना फर्क पड़ा है रोजगार पर? सरकार की जो स्कीम है लगातार सरकार दावे करती है, वो मिल पा रही है आपको? जो स्कीम चल रही है सरकारी, वो मजदूर के लिए कोई फ़ायदा नहीं है उससे। सब बड़े बड़े पेटों वालों को फ़ायदा हो रहा है उससे। और जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी ना तो कोई तनख्वाह बढ़ाई गई है, ना कुछ किया गया है। जैसे हैं वैसे ही हैं, कुछ सरकार से फ़ायदा नहीं है। रोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रई है, रोजगार बढ़ा है क्या वास्तव में? कुछ भी बढ़ा है। रोजगार बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो हमारी तो बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और हम लोग तो बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं, गरीब जनता है। कोई आयुष्मान भारत योजना चलाई, उज्ज्वला गैस चलाई, उसका भी फ़ायदा नहीं मिला, किसी का फ़ायदा नहीं मिला। तो उसमें उज्ज्वला गैस योजना में फार्म भरवाए, 200 रुपये खा गए, फिर भी कुछ वो नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला। और हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 2018 से जब से नोटबंदी हुई है, तब से जब धंधा नहीं चलेगा तो जनता क्या खाएगी। बहुत मजबूरी में जूझ रहे हैं। आपको मिला गैस सिलेंडर दे रहे थे, सरकार ने तो गैस सिलेंडर दिया था, मिला है या बीमा मिला है आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। हम तो आज मजदूर करते हैं, यहाँ पर खाली वही तनख्वाह वही मिलती है, जो यहाँ मिलता है सोई हमको। और हमको कोई भी लाभ जो सरकार मोदी की चल रही है, इसमें मैं 2.5 लाख रुपये मिला था हमको गरीबी योजना में। बस हमको यही फायदा मिला है इस सरकार से। तो ये मजदूर वर्ग है जो फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग से जुड़ा हुआ है। कारखाने की ये तस्वीर हमने आपको दिखाई ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से जो चूड़ी उद्योग है उस पर जीएसटी आने के बाद फ़र्क पड़ा है, या जो सरकारी योजनाएं हैं वो सरकारी योजनाएं ग्राउंड जीरो तक पहुंच भी पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रही हैं। फिरोजाबाद में आलू की खेती के लिए फिरोजाबाद जाना जाता है। आगे भी चलेंगे और आलू के किसानों से जानेंगे कि आखिर उनके आलू के वाजिब दाम उनको मिल पा रहे हैं या कितनी बदली पहले से अब में तस्वीर, और 2019 को लेकर फिरोजाबाद के किसानों का क्या मूड है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। चूड़ी उद्योग के बाद अब हम आ पहुंचे हैं आलू के खेत में। ये फिरोजाबाद का गांव है। यहाँ की बात की जाए तो फिरोजाबाद में चूड़ी के उद्योगों के बाद आलू की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ के किसानों की किस तरीके की समस्या है और आने वाले 2019 के चुनाव में किस रणनीति के तहत किसान वोट करेंगे और अपने नेता किस तरीके से चुनना चाहते हैं, जो समस्याएँ हैं किस तरीके की समस्याएँ, और 19 में जो चुनाव हो रहा है आप अपना नेता कैसा चुनोगे? जो हमारी सुन सकेगा उसी को चुनाव करेंगे, उसी को मतदान करेंगे। अब रही आलू की बात, तो आलू की जब पैदावार आती है तो मार्केट डाउन हो जाता है, उसका भाव नहीं मिल पाता है। कोल्ड के 200 रुपये हो जाते हैं कुंटल, 220 230 के, तब हमारा माल बिकता है 180 रुपये पैकेट का। तो हम घर से दें, कहाँ से लाएं? जो हमारी नहीं सुनेगा उसको हम क्यों मतदान करेंगे? यहाँ से राज बब्बर चुनाव लड़े थे, चिप्स की फैक्ट्री लगाने की बात करी थी, लग गई है क्या? उसके बाद राज बब्बर आने के बाद, इलेक्शन के बाद आने की तो बहुत बड़ी बात है, लगाने की तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ दर्शन का जैसे वो कर देते कि गुमशुदा, उस हालत में हमको छोड़ के गए थे। क्या ढूंढे उनको? आप बताइए, तमाम तरीके के दावे होते हैं, सरकार करती है हम किसान के हितैषी हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी किस तरीके की समस्या है आपकी? सबसे पहले प्रॉब्लम हमारे क्षेत्र में पानी की है। वाटर लेवल नीचे जा रही है। हमारा बैरेज बन जाए तो सबसे बढ़िया है, हमारी वाटर लेवल ऊपर आ जाए तो इससे हम खेतीबाड़ी का ढंग से कर सकें। खेतीबाड़ी हमारे यहाँ हो नहीं पा रही है। तो जो सरकार आती हैं, आपने मिले नहीं आप नेताओं से, मंत्रियों से? राज गब्बर भी बोल गए हमसे कि हम बैरेज बनवाएंगे। राज गब्बर ने लौट के शकल हमारे क्षेत्र में नहीं दिखाई। हमारे यहाँ ऐसे एमपी आते हैं। अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन कर लिया, शिवपाल यादव अलग पार्टी बनाए हुए हैं, इस क्षेत्र में गढ़ माना जाता है उनको, तो उनकी कैसी रही कार्यशैली? उनकी जो हमारी सुनेंगे उसको वोट देंगे, जो सुनेंगे नहीं उनको वोट क्यों मतदान करेंगे हम? आवारा पशुओं की भी एक समस्या थी, हैं? किस तरीके की समस्या है? अरे आवारा पशुओं की तो साहब इतनी समस्या है, किसान पशु अब इतने चालाक हो चुके हैं कि दिन में अपने रात में चुगते हैं और दिन में अपने आराम करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। और जब पशु रात में उठते हैं तो खेतों का सत्यानाश कर दिया। किसान रो रहा है, इस सरकार ने तो सरकार किसानों की ऐसी ऐसी मादे की फसल मिलती है वो मद्दी कर दे, जब फसल चली गई वो महंगी कर दी।
अब हमको किसान ये लेबर 300 रुपये में मिल रही है और आलू की पैदावार हर साल कोण बढ़ा देते हैं, बारदाने पैसे बढ़ा देते हैं। उसके बाद जो हमने गेहूँ की है खावेला वो गैयाँ खाई जाती हैं साहब। अब गैयाँ खाई जाती है, वोट किसको सपोर्ट करें? या तो सरकार अखिलेश की अच्छी, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था और मैं समाज की और सारी आदमी की बात सुनते थे अखिलेश। हर आदमी को पेंशन विधवा पेंशन मिल रही। पानी की समस्या दूर हो पाई अखिलेश की? पानी की समस्या दूर हो पाई, वो तो पानी की तो ये कुदरत की लीला है साहब कि नीचे पाताल में चलता जा रहा है, वो तो एक कुदरत की लीला है। समस्या पानी की तो कोई नहीं हल कर पाएगा, ना अखिलेश कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे। जहाँ हमारे यहाँ एक जमुना है, वहाँ बैराज बन जाए तो पानी शायद हमारे यहाँ ऊपर आ सकता है। जो नेता आते हैं चुनाव में तमाम तरीके के वादे करते होंगे, पूरे होते हैं आपके? पूरे तो कभी नहीं हुए। और एक हमारे यहाँ बिजली की और समस्या है कि फिरोजाबाद जिले में आधे में तो जो है बिल ज़्यादा लग रहा है और शुक्रवार तो बिल कम लग रहा है। ऐसे एक जिले में मतलब दो कैसे हो रहे हैं ये? बिल तो बराबर लगना चाहिए पूरे जिले में, लेकिन कहीं कुछ है कहीं कुछ है। बाबा, किस तरीके की समस्या है किसानों की अगर बात करें तो? अब अरे भाई गेहूँ बैला है और बिजली बाद नल काट रही है, पानी गेहूँ सूखे जा रहे हैं, कोई सुनती ना है और गैया सब खेत खाएगी। आलू का भाव मिलता है ठीक? आलू हम कर रहे हैं, गेहूँ कर रहे हैं, गेहूँ ने गैया खा गई हैं। बड़ी भारी समस्या है, जब सरकार ने सब सोपला साफ कर दो। अब बताइए जो समस्या है किस किस तरीके की? प्रधान जी ने बता दी, सही है। तो ये फिरोजाबाद के किसान हैं जो आलू की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है बिजली की समस्या यहाँ पर है। जो आवारा पशु हैं सबसे बड़ी समस्या वो है, रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है और आलू की फसल जब आती है तो काफ़ी कम रेट में बाज़ार में वो फसल बेची जाती है। कैमरामैन सुनील के साथ अमित चौधरी, जनतंत्र टीवी, फिरोजाबाद।